मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 67, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि मदनजीत जी जोहानिसबर्ग में इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने बापू की सलाह और सहयोग मांगा। मनसुखलाल नाजर संपादक थे। बापू ने मंजीत जी की सलाह मान ली और उसमें शामिल हो गए। बापू लिखते हैं कि संपादक मनसुखलाल नाजर होते हुए भी संपादकीय लेख मैं ही लिखा करता था। ऐसा नहीं था कि मनसुखलाल नाजर जी को अनुभव नहीं था या फिर वो कर नहीं सकते थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बारे में लिखने के लिए उन्हें मेरी योग्यता और अनुभव पर पूरा भरोसा था। यह सब साप्ताहिक समाचार पत्र कुछ दिन चला और फिर पैसे की कमी के कारण बंद होने के कगार पर आ गया। मुझे यह ठीक नहीं लगा। किसी काम को करके और फिर उसको बंद कर देना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। अतः मैंने अपने पास से पैसे देना आरंभ कर दिया और एक समय ऐसा आया कि मेरी सारी बचत इसमें जाने लगी। फिर भी मैंने आखिर तक इसे चलाया और आज भी ये पूर्ववत चालू है। इसका प्रकाशन गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में होता था, पर बाद में मैंने हिंदी और तमिल संस्करण की उपयोगिता न होने के कारण ये 2 संस्करण मैंने बंद कर दिए। इस समाचार पत्र ने दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा ऐसा मानना है कि समाचार पत्रों में कलम पर नैतिकता का नियंत्रण होना जरूरी है, तभी उनसे समाज का भला हो सकता है। अब आगे कुली लोकेशन अर्थात धेड़वाड़ा। बापू लिखते हैं, हिंदुस्तान में लोगों की बड़ी समाज सेवा करने वाले धेड़, भंगी इत्यादि को हम अस्पृश्य समझकर शहर से बाहर अलग रखते हैं। स्मरण रहे, यह भूतकाल की बात है। गुजराती में उनकी बस्ती को धेड़वाड़ा कहते हैं। इसी प्रकार यूरोपीय ईसाई लोग एक समय में यहूदी लोगों को अस्पृश्य मानते थे और उनके लिए अलग जगह होती थी, उसे घेटो कहते थे और यह नाम अशुभ माना जाता था। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में हम हिंदी लोग अस्पृश्य बन गए हैं। शास्त्री जी की याक्षिणी की गाड़ी से हमारी शुद्धि होकर हम धेड़ न रहें, यह अभी देखना बाकी है। हिंदुओं की तरह यहूदी खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा मानते थे। इसी अपराध की सज़ा इन दोनों को इस प्रकार से मिली है। जिस तरह हिंदू खुद सुसंस्कृत अथवा आर्य और अपने ही एक भाग को अनार्य अथवा धेड़ मानते आए हैं, इसी पाप के फल ये विचित्र प्रकार से अन्याय के रूप में दक्षिण अफ्रीका और अन्य जगहों पर भोग रहे हैं और उनके पड़ोसी जो उनके ही रंग के हैं और देश के हैं, मुसलमान, पारसी इत्यादि, ये लोग भी इसमें फंस गए हैं। जोहानिसबर्ग की जिस लोकेशन के लिए यह प्रकरण लिखा जा रहा है, उसकी कल्पना लोगों को आएगी। अफ्रीका में कुली नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में जो कुली नाम से जाने जाते हैं, कुली शब्द का अर्थ यहाँ सिर्फ मजदूर से होता है, पर दक्षिण अफ्रीका में कुली का अर्थ धेड़, पंचम इत्यादि से ही जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो जगह कुली लोगों के लिए अलग से
रखी जाती है उसको कुली लोकेशन कहते हैं। ऐसी एक लोकेशन जोहानिसबर्ग में थी। अन्य जगहों पर जो लोकेशन रखी गई थी और अभी भी है, वहाँ हिंदी लोगों को मालकी हक नहीं था, लेकिन जोहानिसबर्ग की ज़मीन 99 वर्ष के पट्टे पर थी। उसमें हिंदी लोग बहुत थे। आबादी बढ़ने पर भी लोकेशन नहीं बढ़ती थी, इसलिए म्यूनसिपैलिटी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं करती थी। यहाँ तक कि वहाँ सड़क और स्ट्रीट लाइट भी नहीं रहती थी। और इस तरह जहाँ संडास इत्यादि को के साफ़ करने की व्यवस्था नहीं हो, वहाँ लाइट इत्यादि या साफ़ सफाई की अपेक्षा करना क्या ठीक होगा। वहाँ रहने वाले हिंदी लोग भी सुशिक्षित नहीं होते थे, अर्थात जंगल में मंगल मनाने वाले होते थे। सामान्यतः लोग निरक्षर, गरीब, दीन और दुखी मजदूर थे। उन्हें सुरक्षा की भी ज़रूरत थी। इसके बाद व्यापारी लोग भी आए, लेकिन वे बहुत थोड़े थे। इस तरह स्वच्छता की देखरेख करने वाले विभाग की जालसाजी और हिंदी लोगों की अज्ञानता के कारण लोकेशन स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत खराब थी। इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन खुद की गैर जवाबदारी के कारण उत्पन्न गंदगी का निमित्त करके इन लोगों ने, म्यूनसिपैलिटी के लोगों ने, इस लोकेशन को ख़त्म करके वहाँ की ज़मीन का कब्जा लेने का प्रस्ताव उन्होंने विधिमंडल से मंजूर करवा लिया। ऐसी हालत थी जब मैं जोहानिसबर्ग में रहने गया। यहाँ के रहने वाले ज़मीन के मालिक थे, अतः उन्हें कुछ हर्जाना देना बनता था। इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी रकम तय करती थी। यदि ज़मीन के मालिक को वो रकम मंजूर नहीं होती थी तो अदालत के द्वारा रकम तय की जाती थी। और ये रकम अगर म्यूनिसिपैलिटी की दी हुई रकम से अधिक होती थी तो ज़मीनी के मालिक को वकीली खर्च नहीं देना पड़ता था। उसका सारा खर्च म्यूनिसिपैलिटी सहन करती थी। इसलिए सभी ने मुझे वकील नियुक्त किया। मैंने उनसे कहा, मैं फ़ीस नहीं लूँगा, पर हर दावे के पीछे 10 पाउंड मुझे दिया जाए, फिर नतीजा कुछ भी हो, और इसमें से आधा पैसा मैं गरीब लोगों के लिए अस्पताल अथवा अन्य सार्वजनिक कामों के लिए दे दूँगा। इस पर सब खुश हो गए और मेरी फ़ी की रकम भी खूब हुई। और 70 दावों में से एक ही दावा मैं हारा था, ऐसा मुझे याद आता है। लेकिन उसी समय इंडियन ओपिनियन के लिए मुझे 1600 पाउंड का ड्राफ्ट भेजना पड़ा। मैंने इस काम में बहुत मेहनत की थी। ये लोग अधिकतर उत्तर भारत, दक्षिण भारत और तेलुगु प्रांत के थे। पहले यहाँ बंधुआ मजदूर थे, बाद में स्वतंत्र होकर व्यवसाय करने लगे थे। इन लोगों ने अपनी एक संस्था बनाई थी जिसके अध्यक्ष जयराम सिंह थे, और यदि वो न होते तो बद्री उनकी जगह होते थे। इन दोनों की मुझे बड़ी मदद हुई और बद्री ने सत्याग्रह में भी भाग लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इन्हीं दोनों और अन्य गृहस्थों के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों के संपर्क में आया और कालांतर में मैं उनका वकील न होकर बंधु बन गया था। अब्दुल्ला शेठ को मुझे गांधी कहकर पुकारना अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने एक प्यार भरा नाम मुझे दिया। वो मुझे भाई कहकर बुलाने लगे। जब अन्य लोग भी मुझे भाई कहते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय आगे देखेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।